अच्छा जी, मेरा नाम उसामा अहमद है और आप शायद मुझे इससे पहले जानते होंगे। और मेरा अपना जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसके ऊपर मैं गाइड करता हूँ सीएसएस और पीएमएस के बारे में। और ये मेरे लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो है। आप ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से आप जाकर जो है वो सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी, दोनों जगह पर आपको मेरा अकाउंट जो है वो नज़र आ जाएगा। सो मेरी लेक्चर सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और इसके अंदर मेरा जो चैनल है ओवरऑल उसको बनाने का मकसद ये है कि आप सब लोगों को जो करंट अफेयर में मसले आते हैं और ओवरऑल जो है बहुत सारी चीज़ों में मसले आते हैं, तो उसके अलावा इकनॉमिकली भी बहुत सारे लोग इस काबिल नहीं होते कि वो एक पेड लेक्चर जो है वो कहीं जाकर पढ़ सकें या किसी अच्छी एकेडमी के अंदर जाकर जो है वो स्टडी हासिल कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने के लिए और कह लें कि सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी जो है वो एक ख़ास घराने से नहीं है, एक किसी मशहूर घराने से नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है हमेशा आप लोगों को हेल्प आउट करूँ। तो अगर आप मज़ीद तैयारी करना चाहते हैं सीएसएस पीएमएस की या यूपीएससी की और करंट अफेयर के हिसाब से कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो का जो मकसद है मेनली, इसके अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर एससीओ समिट भी कहा जाता है। और ये मेनली इंपॉर्टेंट क्यों है इस दफ़ा, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें एक डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर ईरान जो है वो नाउ इसका एक पार्ट बन चुका है। इससे पहले 2017 के अंदर जो है वो पहले एक दफ़ा आ चुका है ये पेपर के अंदर। और उसकी रीज़न ये थी कि उस साल जो है पाकिस्तान और प्लस इंडिया ने जो है वो ज्वाइन की थी एससीओ, तो इसलिए तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान के ज्वाइन करने की वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आ जाए या इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी मेन रीज़न जो है कि आपने वो वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि बिलावल साहब जो हैं वो इंडिया जाते हैं और वहाँ पर जो है वो जयशंकर जो है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनकी अच्छी भली क्लास लेते हैं। तो ये चीज़ भी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। ये दो बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से एससीओ के इस साल पेपर के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि यार इसकी जो है वो हिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके मेंबर्स कितने हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसकी समर से क्या मुराद है, इश्यूज़ और जो कंट्रोवर्सीज़ हैं इसके रिलेटेड, वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के दिन में हम। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम आगे वीडियो को लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमें शंघाई 5 के नाम से ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमें ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। अब इसको समझते हैं कि शंघाई 5 की जो बेसिस है वो क्या है। इससे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, आप जाके अगर उसको सर्च करना चाहें तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। आपने नेटो का नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्ट की एक अपनी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बेस पे CSTO बनी थी। CSTO का मकसद ये था कि रशिया, सोवियत यूनियन जब टूटा है तो रशिया ने अपना जो कंट्रोल है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जिसके अंदर काज़िस्तान, कर्मानिस्तान, ताजिकिस्तान और ये 3-4 कंट्रीज़ हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए और इनकी जो सिक्योरिटी है उसको अपने अंडर लेने के लिए CSTO जो है साइन किया था। ये नेटो की तरह का अलाइंस था और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाइंस है। तो इसी तरह CSTO के अंदर बस इन्होंने जो है वो चाइना को ऐड किया और इसका मेन जो मकसद है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन मकसद था वो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 3 ईवल्स, सेपरेटिज़म, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेररिज्म की कि यार टेररिज्म उस वक्त 1996 के अंदर कौन सा था। सबसे पहली जो चीज़ थी, सबसे बड़ा जो मसला था वो उस दौर के अंदर वही था जो आज के दिन पाकिस्तान को है, अलकायदा। अलकायदा एक ऐसी चीज़ थी कि 1990s के अंदर आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर उस वक्त तालिबान जो है वो हुकूमत ले चुके थे और तालिबान जो है वो क्योंकि हुकूमत ले चुके थे इस वजह से उन्होंने जो है अलकायदा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और अलकायदा की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो वारफेयर आ चुकी थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चाइना है। चाइना के अंदर ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट जो है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो मूवमेंट है उसके अंदर वो ये चाहते हैं कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान बना दिया जाए और ये एक मुस्लिम कंट्री होगा। और अगर आप जोग्राफ़ी से वाकिफ़ हैं चाइना की, तो चाइना को जो सबसे ईस्टर्न प्रोविंस है ये वाला, सॉरी जो सबसे वेस्टर्न प्रोविंस है जो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, इसको यिंजिंग भी कहा जाता है। और इसके साथ जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यानी कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक मूवमेंट चल रही है ईस्ट तुर्कमानिस्तान की, तो उन्होंने उनको सपोर्ट जो है अलकायदा से मिलती थी। फिर इस चीज़ के अलावा, चाइना वाली बात के अलावा, उस वक्त जो है कोसोवो वॉर भी जो है वो शुरू होने पे आ चुकी थी। चेचनिया के अंदर जो है वो वार चल रही थी जिसकी वजह से रेफ्यूजीज़ पैदा हो रहे थे। बोस्निया के अंदर भी मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा था वो भी सबके सामने था। फिर यूगोस्लाविया जो है उस वक्त जो है हाईली अनस्टेबल था। तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं अगर आप इन्हें देखते हैं तो ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। तो ईस्टर्न यूरोप जो है ये बिल्कुल रशिया के ऊपर है
और रशिया को इस वजह से बड़ा मसला था कि यहाँ से जो है वो बार बार मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं वो रशिया आ जाते थे, या एक रेफ्यूजी की हालत जो है वो पैदा हो चुकी थी। तो इसलिए जो है वो टेररिज्म, सेपरेशन और एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म एक ही चीज़ के दो नाम है। एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म का जो फ़र्क है वो सबसे अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाता है इसके परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपनी किताब के अंदर नज़र आ जाता है, जिसके अंदर वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म को इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्सट्रीमिज़म इज़ दी नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ टेररिज्म, नॉन ऑर्गेनाइज, नॉन मतलब आप ये कह सकते हैं कि टीएलपी जो है, टीएलपी इज़ एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी इज़ एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, और बीएलए बलोचिस्तान नेशनलिस्ट जो है वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है एथनिक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन टेररिस्ट नहीं है। अब टेररिस्ट के अंदर बीएलए आप डाल देते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर है, जो वायलेंस करती नज़र आती है, प्रमोट करती तो ये भी नज़र आती है लेकिन करती नज़र नहीं आती। तो ये एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म में मेजर फ़र्क होता है जो हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ। यहाँ भी ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि 2001 से पहले जो है वो एससीओ नहीं बनी थी। एससीओ जो है वो 2001 के अंदर मार्ज वजूद में आती है और उसका प्रॉपर एक सेक्रेटरीट बनाया जाता है। ये जो सिंगाई 5 थी, ये एक सिंपली एक लूज़ किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी कोई ख़ास स्ट्रेंथ नहीं थी, बस ये एक लूज़ सी फॉर्मेशन थी, लेकिन एससीओ की शक्ल में ये एक प्रॉपर इदारा बन के सामने आता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंट जो है वो इदारे नज़र आते हैं, कोऑपरेशन का मैकेनिज्म नज़र आता है। वो जो मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर है वो 2001 में बना है, तो एक फॉर्मल तरीके से आपको 2001 के अंदर ये नज़र आती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान नज़र आता है। अब यहाँ भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो 2001 से ही ऑब्ज़र्वर मेंबर है, ठीक है जी, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा था। चाइना की तरफ से बड़ी कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के हक़ में लॉबी की जाए, लेकिन रशिया जो है वो हर दफ़ा कह रहा था कि नहीं जी, जब तक इंडिया नहीं आएगा तब तक हम इसके मसले में नहीं आ सकते। क्योंकि आपको याद ही होगा कि एक तरफ अगर इस अलाइंस के ओवरऑल फॉर्म देखते हैं अगर आप, तो पाकिस्तान प्लस चाइना है एक तरफ और रशिया प्लस इंडिया एक तरफ है, एंड देन आपको इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो चाइना प्लस रशिया नज़र आ जाता है। ये कॉमनैलिटी की वजह से आपको एक ब्रिज सा जो है ना फॉर्मेशन पर नज़र आती है, वरना अगर ये ना होता तो शायद पाकिस्तान और इंडिया इसमें एक साथ ना बैठे होते। 2017 में ये ज्वाइन किया है। फिर उसके अलावा ईरान जो है वो 2023 के अंदर ज्वाइन किया। अब ईरान की जो 2023 की फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए थोड़े से ईरान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि 2015 के अंदर JCPO की वजह से, JCPO के तहत जो है जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसका नाम है, ओबामा ने जो है वो ट्रंप ने आते ही JCPO जो है 2015 में साइन किया गया था। अब सैंक्शन हटा दी गई थी ओबामा की तरफ से ईरान के ऊपर, लेकिन ट्रंप ने वापस आकर सैंक्शन लगा दिया, और उस वापस सैंक्शन लगाने की वजह से ईरान के जो है ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए। और ईरान काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढे कि जो इस सैंक्शन से मैं बच सकूँ और एक रीजनल कोऑपरेशन। तो ऐसे में चाइना नज़र आता है। अब चाइना जो है इस वक्त एक अगर आप इसे कहना चाहें तो ये एक एनर्जी हंग्री कंट्री है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 300 बिलियन, ये आप फिगर चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट यही निकलेगी। 300 बिलियन डॉलर जो है हर साल चाइना सिर्फ जो है वो एनर्जी पे वेस्ट करता है इंपोर्ट करने के लिए ऑयल की शक्ल में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको चीप ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ईरान सबसे बड़ा जो है वो ऑयल का प्रोड्यूसर जो है बन सकता है। फिर उसके बाद रीजनल प्रॉक्सिमिटी भी है कि दोनों कंट्रीज़ बहुत साथ साथ हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो गैस है कि ईरान दुनिया में दूसरी बड़ी जो गैस रिजर्व्स हैं वो ईरान के पास है। सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया के पास हैं, जो दूसरे जो गैस रिजर्व्स हैं वो ईरान के पास है। तो काफ़ी हद तक ईरान भी कोशिश कर रहा था कि वो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में लेके जाए, तो अगर पाकिस्तान में जाती है तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो वैसे ज़मीनी रास्ता तो बहुत मुश्किल है ईरान के लिए, क्योंकि वो हिमालय बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है ईरान की तरफ से कि वो चाइना के अंदर ले जाए। तो इस सारे चीज़ को सामने रखते हुए 2019 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके अंदर अगले 25 साल में चाइना जो है वो 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान के अंदर करेगा। तो इसलिए ईरान और चाइना की बहुत अच्छी जो है आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। फिर उसके अलावा ईरान प्लस इंडिया जो है, II जो है, ये इससे पहले जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी पार्ट है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्थ कहाँ लिखूँ यहाँ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अब इससे मुराद ये है कि ये ईरान है, तो ईरान की जो चाबहार जो है बंदरगाह वो इंडिया के पास जाएगी, तो इंडियन ओशन से आएगा, यहाँ से लेट्स सपोज ये इंडिया है तो यहाँ से आएगा इंडियन ओशन पे, ऐसे चाबहार पे, और चाबहार से आगे ट्रेन के साथ ये सारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ये ट्रेन के थ्रू जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो कनेक्ट कर जाएगा।
सो दिस विल बी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो इंडिया का है, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यानी कि उज़्बेकिस्तान को अफगानिस्तान और ये सारी जितनी कंट्रीज़ हैं उनको मैच करने का। तो इस तरह इंडिया के साथ भी ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, फिर ईरान के रशिया के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, दोनों मेंबर्स हैं जो है वो ओपेक प्लस के। तो उसके अंदर भी नजर तो ये सारी चीज़ें जो हैं ईरान को कंपेल करती थी। ईरान 2015-16 से आई थिंक मेंबर है और कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर पार्ट बन जाए, तो उसे प्रॉपर पार्ट बना दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस अगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम ओवरऑल प्रिंसिपल्स देखते हैं तो ये मेजर प्रिंसिपल है कि नॉन एग्रेशन होगी, ठीक है, कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अटैक वगैरह नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मामला। अब ये यहाँ पे तो ये ठीक लग रहे हैं आपको कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि नॉन इंटरफेरेंस है, ये सारा कुछ है। अब इससे एक और चीज़ भी है कि ऐसी प्रोविजंस ऐड करने से जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पावर जो होती है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पावर, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। अब क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब आपने लिख दिया है कि आप जो है उनका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट ही नहीं, आप इंटरनल मामलात में मुदाखलत ही नहीं करेंगे, मुदाखलत करने से मुराद है ना आप उनको कुछ कहेंगे, ना आप सेंक्शन लगाएंगे, ना कोई बयान देंगे, तो वो जो मसला है वो हल किस तरह होगा? तो इसलिए जो है नॉन इंटरफेरेंस की वजह से जो काफ़ी हद तक इशूज़ हैं वो रिसॉल्व भी नहीं होते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम पीसफुल रहेंगे। ये 5 प्रिंसिपल मेजर जो है अगर हम देखेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, फिर उसके बाद कि नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन एंड रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये एक ओवरऑल पार्ट है। इसके मुकाबले के अंदर अगर आप नेटो में देखते हो तो नेटो के अंदर तो इस तरह की कोई प्रोविजन आपको नज़र नहीं आती और हाईली इस चीज़ में बारे में। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, माइनर सी। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, सबसे पहले हेड ऑफ़ कौंसिल है। हेड ऑफ़ कौंसिल के अंदर 2 तरह के आते हैं। एक तो है कि जो स्टेट हेड है, स्टेट हेड जिसका प्रेसिडेंट भी हो सकता है, फिर उसके बाद पीएम, ये 2 अलग अलग हैं, लेकिन इसमें मैंने एक में ही लिख दिया क्योंकि दोनों हेड ऑफ़ स्टेट ही होते हैं तो एक तरह से। तो दूसरी बात, इसकी जो दूसरी मीटिंग होती है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, ये जो है ये हर 2 साल बाद मिलते हैं हेड ऑफ़ स्टेट, और ये हर 1 साल बाद मिलते हैं। तो यह आगे समिट में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉरेन मिनिस्टर में मेनली ये है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे वो हर साल मिलेंगे, लायामल तय करेंगे और इस तरह की यानी कि चीज़ें वो करेंगे। उसके बाद काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे हर कंट्री के अंदर। ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिस तरह आप सीएसएस करके अगर आप में से कोई जो है वो जाता है फॉरेन अफेयर्स में, तो अगर आपको ये वाला शोबा मिलता है तो आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं वहाँ जाकर एससीओ के। तो एससीओ के जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये कोऑर्डिनेट करते हैं नेशनल फॉरेन मिनिस्टर के साथ, हेड ऑफ़ स्टेट के साथ पॉलिसी बनाते हैं और उनके साइन शाइन करवाते हैं। एक तरह से मुंशी का काम होता है इनका। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीट होते हैं। ये जो है वैसे तो शंघाई है, लेकिन शंघाई इसका जो है वो नहीं है, सेक्रेटरीट इसका शंघाई में नहीं है। तो एससीओ सेक्रेटरी जनरल होता है, उसका सेक्रेटरीट होता है अपना, और इसकी एक अपनी बिल्डिंग है एससीओ की, और वहाँ एससीओ के रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो उसके अंदर हल होते हैं, चाइना के अंदर वाक़या। तो एक ओवरऑल एक सीधा सीधा सा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के ऊपर जो पूरा एससीओ खड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मेंबर्स की तरफ। अच्छा, जब अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ये रशिया, और ये आप सारे देख सकते हैं, ये सारे मेंबर्स हैं। और ये 3 जो है ऑब्जर्वर हैं। इससे आप अगर अफ़गानिस्तान को देखते हैं ये पाकिस्तान के साथ है, और इसमें मंगोलिया देखते हैं तो मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत जल्द जो है मंगोलिया को ऐड कर लिया जाएगा। बेलारूस सिर्फ इसलिए है कि इसका जो प्रेसिडेंट है उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं रशिया के साथ। अगर आपने शायद कभी देखो, मेनालोफ करके नाम है उस शख्स का, और अक्सर वो जनाब प्यूटन से मिलने जा रहा होता है जिस तरह प्यूटन को पीर हो रही है उसका कोई मरीद हो। तो बेलारूस का नाम अभी रिसेंट इसलिए भी आया था कि इसने जो है वो रिसेंट सुलह भी करवाई थी, जो इशू आया था वैगनार वाला, तो इसके अंदर बेलारूस के प्रेसिडेंट ने जो है वो सुलह कराई थी, मीडिएट करवाया था। तो ये आपको नज़र आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अफ़गानिस्तान भी इसका पार्ट बन सकता है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि अभी तालिबान की वजह से ये इशू जो है वो रुका हुआ है। जैसे तालिबान की गवर्नमेंट को एक एक्सेप्टेंस मिलती है इंटरनेशनली तो ये भी उसका एक पार्ट बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं जी इसके मेन फंक्शंस क्या है। अगर हम मेन फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है कि ये रैट्स बनाई गई है। आपने पहले ही सुना हुआ था कि जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसको बीट अप करने के लिए, कि जो अलकायदा, शायद अलकायदा वगैरह है, उसको बीट अप करने के लिए। फिर इसके अलावा ये ड्रग्स के साथ भी डील करती है। तो इसका काम क्या होता है जनाब, ये पॉलिसी बनाती है, ठीक है, और फाइंड आउट करती है पुलिस को कि यार कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से टेररिस्ट काम कर रहे हैं, और उसको ब्रेक डाउन करती है थ्रू इंटेलिजेंस, एंड देन फिर उसके बाद प्रैक्टिकल काम आ जाता है। तो ये सारे काम जो है इसके होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको जो है मिलिट्री एक्टिविटीज़ में नज़र आ जाती हैं। अच्छा, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखते हैं तो
पीस मिशन आ जाते हैं, तो उसके अंदर ये अभी तक चल रहे हैं और भी काफ़ी हैं। इसके अलावा में बायलैटरली भी काफ़ी कुछ नज़र आ जाता है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान की आपस की जो क्या कहते हैं जो मिलिट्री मिशन होते हैं वो भी नज़र आते हैं। तो ये इनडायरेक्टली जो है वो एससीओ को स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो एससीओ भी स्ट्रेंथन हो रही होती है। तो एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और दूसरा जो है वो सिमिलरली हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया की बात हुई थी, ये पी से मुराद है, ये जो पी लिखा हुआ है पी से मुराद है कि प्रपोज्ड, इससे मुराद ये नहीं है कि ये बन चुका है या हो चुका है, कि ये प्रपोज़ किया गया है कि ये बनाना चाहिए। तो इस तरह जो है वो फ्री ट्रेड एरिया जो है वो एस को कहा था ये बनाया जाएगा। फिर उसके बाद एस का इंटर बैंक एसोसिएशन जो है वो 2006 के अंदर बना दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि 2006 के अंदर चाइना ने जो है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन के कर्जे जो है वो एस मेंबर्स को दिए थे। अच्छा, जब ये क्यों दिए जाते हैं, वो होता है इस तरह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक पावर स्ट्रगल चल रही होती है उस चीज़ों को लेके। अब पावर स्ट्रगल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें रशिया, चाइना और इंडिया की नज़र आती है। मेनली इन तीन जो है कंट्रीज़, ये तीनों आपस में स्ट्रगल करते हैं कि यार वो कहता नहीं मैं पावर लूँगा, वो कहता नहीं मैं कंट्रोल करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, और हर बंदा इसको कंट्रोल करना चाहता है। तो हर शख्स जो है वो लेवरेज देता है अपने बाकी मेंबर्स को साथ मिलाने के लिए, ताकि मैं अगर कोई मोशन लेके आऊँ तो उस मोशन के अंदर मेरे पास जो है ना मेंबर पूरे हों। तो इस तरह जो है वो एस इंटर बैंक एसोसिएशन जो है वो 2006 के अंदर कायम की गई थी। अच्छा, इसका मेन मकसद जो था वो ये था कि कर्जे देना है, और जो कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ अगर चाहिए हो तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा 2019 की जो बिश्केक समिट थी, इसके अंदर लोकल करेंसीज़ की बात हुई थी। अच्छा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसको आप सबको खुशी होगी कि ये जो है पहली दफ़ा 2019 के अंदर अगर प्रपोज़ किया गया था तो ये इमरान खान की तरफ से प्रपोज़ किया गया था, कि खान साहब जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने जो है वो प्रपोज़ किया था कि लोकल करेंसीज़ के अंदर जो है ना वो होनी चाहिए। और पहली दफ़ा जो है वो लोकल करेंसीज़ के अंदर शुरू ही जो है वो अब हुई थी। वो आपको नज़र कब आती है, वो इस तरह नज़र आती है कि रिसेंटली अगर आप रशियन ऑयल की जो है प्रोग्राम देखते हैं तो रशियन ऑयल को जो है वो ख़रीदा जाता है पाकिस्तान, इंडिया, और पाकिस्तान ने ख़रीदा है, इंडिया ने ख़रीदा है और चाइना में ख़रीदा है, और तीनों ने युआन को यूज़ किया। अब युआन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या नुकसान होता है। अब मिसाल लेता हूँ आपको कि यहाँ पे पाकिस्तानी है एक बंदा और ये चाइनीज़ है। अब हमने कुछ ख़रीदना है तो हम अगर डॉलर वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो पाकिस्तानी पहले अपनी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, और फिर वो उसको पे करेगा। और इस शख्स ने अगर इस्तेमाल करना है तो ये डॉलर को वापस जो है वो अपनी करेंसी युआन के अंदर कन्वर्ट करवाएगा और इसे यूज़ करेगा। जबकि इसके मुकाबले में होना तो ये चाहिए ना कि ये जो शख्स है ये इसको युआन ही दे दे, ताकि वो आगे युआन ही इस्तेमाल कर ले। मतलब ये अपनी करेंसी को, पाकिस्तानी जो है वो अपनी करेंसी को सीधे युआन में इस्तेमाल करे। तो इस चीज़ से क्या होता है, इसी से जो डॉलर है वही रेलिवेंट हो जाता है। तो डॉलर वाला भाई जो है वो चाहता नहीं है कि ये चीज़ रेलिवेंट हो जाए, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इससे आपको एस की ताकत का मज़ीद अंदाज़ा हो जाता है कि एस जो है वो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है कि एक डॉलर बेस वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको डिस्कस किया। अब हम समिट्स की बात करते हैं। समिट ये एक ओवरऑल वैसे तो काफ़ी समिट्स हुई हैं, लेकिन मैंने 2017 की बात की समिट लिखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान ताशकंद में हुई है, रशिया में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई है। अच्छा जी, इस साल जो मई में हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसके अंदर जो है वो सिक्योर एस की बात हुई है, सिक्योर एस। अच्छा जी, अब क्यों बात हुई है और किस तरह बात हुई है कि पाकिस्तानी, अब इसका हवाल ये है कि मई के अंदर होनी थी। तो पाकिस्तानी मिनिस्टर बिलावल भाई जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे। बिलावल भाई का जो इस्तकबाल है वो जयशंकर साहब जो है वो बहुत बुरे अल्फाज से करते हैं। वो ओपनली ये कहते नज़र आते हैं कि भाई आप जो है इस मसले का हल करें, इस मसले में ये करें, उस मसले में ये करें। तो इस वजह से जो है ना आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं उनकी, कि बिलावल भाई का काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी की जाती है बिलावल भाई की तरफ। जयशंकर जो है वो कहता है, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो ये ओपनली कहते हैं कि आप जो है वो मतलब इसको इस तरह कर रहे हैं, इसको इस तरह कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना ये सारी इश्यूज़ आपको वहाँ पे ओपनली नज़र आ जाते हैं, और ये काफ़ी मीडिया के अंदर भी बात आती है। लेकिन यहाँ पे बिलावल ने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए थे। सबसे पहली बात उन्होंने की कि इससे ये साबित होता है कि इंडिया जो है वो किसी मसले का हल नहीं चाहता, जानबूझकर इस तरह का एटीट्यूड रखता है ताकि कोई मसला सॉल्व ना हो। और जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि जो एटीट्यूड ओवरऑल इंडिया का रहा है अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ, ख़ासतौर पर हिंदुत्वा मेंबर्स जो हैं वो किस तरह इस्लामोफोबिक जो है वो कंटेंट वगैरह करते नज़र आते हैं, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया था इन्होंने। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो हैं वो नज़र आ जाती है। फिर उसके बाद सिक्योर एस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेजर थीम्स जो थी, सबसे पहले मेजर थीम तक रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट। और रिस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंट इसलिए है कि चाइना के अंदर जो है वो आ चुका है, जो है फ्लड आ चुका है। फिर पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ दी मोस्ट हॉरिफिक आपको फ्लड नज़र आता है।
फिर इंडिया के अंदर आज के दिन जो है वो पंजाब के अंदर भी फ्लड आया हुआ, तो इससे आप नज़र लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके अलावा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, अब मेन जो मकसद था इनका, पूरी जो समिट है, जो SCO समिट है, उसका मेन मकसद ही इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है कि EU के मॉडल पे से बिल्ड करना चाहते हैं कि सिंगल इकॉनमी हो जाए, या कम से कम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो जाए ना, ताकि जो इकॉनमीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसके अंदर जो मेन 3 एक बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इंडिया, रशिया और चाइना, ये वो इकॉनमीज़ हैं जिनकी आपस में जो ट्रेड है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन तीनों की ट्रेड वॉल्यूम बना लें तो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि टॉप अप जो है ना वो इकॉनमीज़ हैं, और ये टॉप G20 का भी पार्ट हैं तीनों। ये चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सेम गोज़ फॉर रशिया, ये 8वीं या 9वीं बड़ी इकॉनमी है। सो इस तरह जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको नज़र आ जाती है। तो ये मेन जो मकसद था इसका, ये इकोनॉमिक कनेक्टिविटी था, और ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम आपस में कनेक्टिविटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम चलते हैं ओवरऑल इश्यूज़ एंड कंट्रोवर्सीज़ की तरफ। यार इसके साथ जो है मेन इश्यूज़ क्या है? अब इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला इशू तो वेस्ट को है। वेस्ट को इशू की है कि वेस्ट चाहता है कि मेरा अपना वर्ल्ड ऑर्डर है, और ये चाहते हैं कि मेरा अपना वर्ल्ड ऑर्डर है। तो वो कभी जो है उसको कह देते हैं कि यार ये जो रीजनल EU है, ये तो EU के अगेंस्ट में खड़ा है जी, ये तो NATO के अगेंस्ट में खड़ा है जी। कभी वो कह देते हैं जनाब ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इससे जो है वो चाइना जो है वो डेड ट्रैप के अंदर लेके आ रहा है। तो ये सारे इल्ज़ाम, छोटे छोटे इस तरह के इल्ज़ाम है जो अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपके गाँव में भी अगर कोई चौधरी हो तो वो भी पसंद नहीं करता कि मेरे इलाके का कोई आम आदमी जो है वो उठ के मेरी जो कानून है या मेरे जो रूल्स हैं या जो मेरी प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट करे। और प्रिंसिपल चाहे सच्चे हों चाहे झूठे हों, सेम गोज़ फॉर वेस्ट के, वो भी नहीं चाहता कि इस तरीके से जो है ना वो डैमेज हो। फिर उसके अलावा ये है कि यार ये सिक्योरिटी अलाइंस नहीं है कि SCO जो है वो NATO की तरह नहीं है, और इसके अंदर और भी बड़े इश्यूज़ हैं। अगर आप इंटरनल इश्यूज़ के अंदर देखते हैं तो ये कोई सिक्योरिटी अलाइंस नहीं है, ये एक सिंपल ग्रुप है जिसके अंदर कंट्रीज़ इकट्ठे होते हैं और अपने मसले को हल करने की या जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उसको साइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको NATO नहीं बनाती हैं। तो ना तो ये इतनी को स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है, इनके इट्स अ वीक ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स, ये एक इंतहाई वीक ग्रुप है। तो इसलिए एक तो ये कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो सबको पता है कि यार इसमें क्या इशू है इंडिया पाकिस्तान का। फिर उसके बाद चाइना और इंडिया। अब चाइना और इंडिया जो है बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से जो है वो एक दूसरे के, एक तो जोग्राफिकल इशू है कि रिसेंटली भी आप उनके बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो देख रहे होंगे कि यार उनके बॉर्डर के ऊपर जो है आर्मीज़ जो हैं वो लड़ती नज़र आती हैं। जोग्राफिकल के अलावा उनकी जिस तरह BRI है उसकी, वो मैंने नीचे लिख भी दिया, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कि एक BRI है, तो BRI गुजर के जा रहा है गिलगित से। तो गिलगित जो है अभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो वो कहते हैं कि जनाब गिलगित जो है वो हमारा पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो इसके ऊपर जो है वो इश्यूज़ हैं। तो जो है चाइना को इसलिए जो है वो इंडिया जो है इसलिए BRI के अगेंस्ट खड़ा है। और वहाँ से दूसरी तरफ आपको फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नज़र आ जाता है जो कि इंडिया चाइना की इन्फ्लुएंस को ही कैटर करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे भी जो है ना लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं। फिर उसके अलावा बैन भी आपको नज़र आता है बहुत सारी चीज़ों पे। इंडिया जो है बैन लगा के खड़ी हुई, जैसे टिकटॉक बैन है। अब टिकटॉक बैन लगाया हुआ है, अगर आप देखते हैं कि टिकटॉक बैन जो है वो इंडिया के अंदर आपको नज़र आता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया और आपस में लड़ते नज़र आते हैं, जो मैं डिटेल में फिर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद रशिया एंड अदर्स। रशिया और अदर्स की मुराद ये है कि जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद से जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया से काफ़ी हद तक फासला इख्तियार कर लिया। और वो क्यों किया है? क्योंकि वो अब कंडेम नहीं करना चाहते कि रशिया ने जो इन्वेजन की है, ना तो वो कंडेम कर रहे हैं और ना ही वो इसके कह लें कि हक़ में बोल रहे हैं। तो वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि दे आर न्यूट्रल एंड दे रिफ्यूज़ टू कमेंट ऑन दिस। लाइक इस तरह की सूरत हाल है। वो फिल्मों में नहीं होता कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, वो अगर चुप रहता है कि जी मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस वक्त सारी कंट्रीज़ यही है कि मैं तो इस बात के ऊपर जो है वो कोई जो है ना वो कमेंट नहीं करना चाहते। मतलब उसे एक सिंपल डिनाइल की फॉर्म में अंदर बैठे हुए हैं, एक न्यूट्रल फॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं। और जब भी UN के अंदर जो है वो आती है इसके बारे में कंडेमनेशन की जो भी कह लो मोशन वगैरह रेज़ होती है, तो उस पर एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आगे से सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने इस तो वोट ही नहीं करना, ना हाँ में करना ना ना में करना। तो ये सारा सूरत हाल जो है वो चल रही है। तो ये रशिया का भी एक सूरत हाल जो है ऐसी जिसकी वजह से जो है ना वो इशू बन रहा है। फिर उसके बाद ये है कि नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिसॉल्व इशू। अब अगर आप पहली वाली स्लाइड को अगर आप देखते हैं, मैं दोबारा खोल सकूं आपको, तो जो पहली स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह मैं एक मिनट आपको दिखा भी देता हूं कि यहाँ पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है। नॉन इंटरफेरेंस से मुराद यही होता है कि भाई आप जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब इंटरफेयर नहीं कर सकते तो आप फिर मसले जो है वो किस तरह हल करेंगे। तो ये बड़ा इशू है।
हाँ, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये तो हो गया ओवरऑल जो कंट्रोवर्सीज़ हैं। फिर उसके अलावा एक और भी जो है मुझे बाद में पता चला था कि इस चीज़ का कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर आप नेटो और ईयू के अंदर देखते हैं तो सारी की सारी डेमोक्रेसीज नज़र आती हैं, जबकि इस कंट्री के अंदर आप इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी अपना एक सिस्टम है। जिस तरह चाइना के अंदर वन पार्टी रूल है, ठीक है, वन पार्टी रूल है। और इंडिया के अंदर आपको डेमोक्रेसी नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर आपको डिक्टेटरशिप ही है वैसे तो, लेकिन कह दें डिक्टेटरशिप प्लस आपको एक हाइब्रिड रजीम नज़र आता है, ठीक है, एक हाइब्रिड रजीम है। एक डेमोक्रेसी आप लिख सकते हैं, सी एस एस में हाँ डेमोक्रेसी लिखिएगा, लेकिन आपको पता ही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान के अलावा हाइब्रिड रजीम के अलावा फिर आपको नज़र आ जाता है इंडिया। इंडिया हो गया, चाइना, अच्छा रशिया रह गया। रशिया जो है वो एक जना प्लूटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी से मरवाद है कि कुछ लोग हैं, माफियाज़ हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, तो एक जैसा यहाँ पे सिस्टम आपको नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और शायद ये कभी कंट्री इकट्ठे हों। शायद अब आगे हम जो है वो कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो अखबारात हैं वो इस बारे में क्या लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस कमेंट्स को जो है वो मज़ीद डीपली अगर देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास कमेंट आता है, शंघाई कॉरपोरेशन लाइक्स टू थिंक ऑफ इट सेल्फ एज एन अल्टरनेटिव UN। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ लिखी है फॉरेन पॉलिसी वालों ने। अब फॉरेन पॉलिसी जो है सबसे बड़ा टाउट है वेस्ट का, और ये मैंने इसलिए कॉपी की थी ताकि आपको पता चले कि यार वेस्ट जो है वो किस तरह ट्रीट करता है शंघाई कॉरपोरेशन समिट को। अब उनके मुताबिक जो है जो शंघाई है, मैं थोड़ी सी चेंज कर लूँ। अच्छा, जो उनके मुताबिक जो शंघाई है वो एक तरह से कह लें कि जो SCO है उस वो कोई काम नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, लेस इफेक्टिव है जनाब। ना तो वो UN है, और काफ़ी हद तक बात ठीक भी है कि ये UN थोड़ी ना है, ये एक सिंपल एक ग्रुपिंग है। लेकिन ये कि ये ग्रुप जो है आगे जाकर वेस्ट के लिए काफ़ी बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है, बल्कि अभी भी कर ही रहा है। जैसे ही रशिया वार शुरू हुई है तो इन्होंने अपनी डिक्टेशन स्टार्ट कर लिया, तो इस कमेंट से ये चीज़ वाज़ेह साबित होती है। अब यहाँ पे ईरान ज्वाइनिंग SCO इजंट सरप्राइजिंग, बट बीजिंग प्रमोशन ऑफ इलिबरल नॉर्म इन रशिया शुड गेट मोर अटेंशन। अब इसमें ये लिखा है कि ईरान ने अगर ज्वाइन किया तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि बड़े अरसे से ईरान जो है वो रशिया का और बीजिंग का जो है बड़ा अच्छा पार्टनर रह चुका है। लेकिन इस दफ़ा जो है मेन जो चीज़ है वो ये है कि प्रमोशन ऑफ इलिबरल यूरेशियन मॉडल जो है वो। अच्छा, अब यहाँ से इलिबरल का मतलब आपको नहीं पता होगा। लिबरल जो है वो, अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो लिबरल से मुराद ये होता है कि रूल बेस ऑर्डर। अच्छा, जो रूल बेस ऑर्डर होता है, रूल बेस जो जितने भी कह लें आप जो एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो रिटर्न चीज़ है, जो रिटर्न प्रिंसिपल्स होते हैं, एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर होता है, तो ये UN चार्टर के मुताबिक होता है। मतलब जो UN का है ये लिबरल मॉडल है और इसके मुताबिक नहीं है। लेकिन जो चाइना है वो एक इलिबरल मॉडल, एक रियलिस्टिक मॉडल। रियलिस्टिक मॉडल से मुराद ये होता है कि बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशन, ये ह्यूमन इमोशन के ऊपर बेस है कि जिस तरह इंसान जो है वो लेने देने पे काम करता है, इंसान जो है वो इंसेंटिवाइजेशन पे काम करता है। इंसान के लिए सब इंसान बराबर नहीं होते नेचुरली, और नेचुरली हम सब इक्वल नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है तो वो दूसरे को नीचे लगा के रखते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं इसको रियलिज्म भी कहा जाता है। तो ये लिबरल प्रमोशन जो है उसकी प्रमोट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए काफ़ी वो है परेशान कुन है वेस्ट के लिए। इसी फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि उर्दुगान साहब जो है वो कमेंट करते नज़र आते हैं कि अल जज़ीरा के अंदर कि उर्दुगान सजेस्ट टर्की विल सीक मेंबरशिप जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं शंघाई को। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि टर्की जो है वो डरा रहा है वेस्ट को कि भाई देखो मैं SCO ज्वाइन कर लूँगा, मुझे अगर तुमने रखना है तो मैं SCO का मेंबर बन जाऊँगा, तो मुझे तुम EU में डालो। 2002 से कोशिश हो रही है EU जो है 2002 से कोशिश हो रही है इसकी क्या कहते हैं उर्दुगन की कि वो 2002 से उर्दुगन की ही कोशिश हो रही है, सॉरी मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था, कि उर्दुगन की कोशिश हो रही है कि मैं EU को ज्वाइन कर लूँ। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई थी जिसने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स भी की हैं सिर्फ EU को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन EU जो है वो एडमिट नहीं कर रही है टर्की को। तो इस वजह से वो बार बार धमकी देते हैं, और SCO को जो है काफ़ी कंट्रीज़ की तरफ से एज आ बारगेनिक चिप और एज एन अल्टरनेटिव, एक ये बहुत जो है मेन पॉइंट है कि इसको एज एन अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है यूज़ किया जाता है, कि जो वेस्टर्न मेड्स जो है कंट्रीज़ हैं कि आपके पास अब एक ऑप्शन मज़ीद भी मौजूद है, क्या ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही जगह जाना है और आपके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद जो आखिरी कमेंट जो है वो ये है कि ईरान SCO मेंबर ब्रिक्स सेक्शन 2 काउंटर सेंक्शन। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि काउंटर सेंक्शन की बात हो रही है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस दफ़ा SCO जो है वो सामने दीवार बन के खड़ा है कि अगर तुम सेंक्शन लगाओगे हमारे किसी मुल्क के ऊपर तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, हम मानेंगे नहीं।
अब उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मिसाल आपको रशिया की नज़र में नज़र आती है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई हैं, लेकिन फिर भी उससे ऑयल ख़रीदना ना तो चाइना ने बंद किया, ना इंडिया ने बंद किया, और ना ही पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ से बात आ रहा है कि और जो है ना वो उसे ख़रीद रहा है। तो इसलिए आपको नज़र आता है कि अब दुनिया जो है वो एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ नज़र आती है। और इस मल्टी पोलैरिटी की जो दो बड़ी शाखें हैं जिनकी वजह से प्रमोट हो रही है, एक तो ये ब्रिक्स है ये भाईजान, और ये दूसरा एससीओ भाईजान है। क्योंकि और इन दोनों के जो मेन मेंबर्स हैं वो सेम है, इंडिया, रशिया एंड साउथ, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ब्रिक्स को भी देखते हैं तो ब्रिक्स के अंदर 5 मेंबर हैं, और ब्रिक्स और ये जो 3 मेंबर्स हैं ये सेम है, और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है ये एडिशनल है। तो एससीओ और ब्रिक्स जो है वो एक ही चीज़ के कह लें 2 नाम हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मेंबर्स का फ़र्क है। ब्रिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइक, मतलब ब्रिक्स जो है एक ओवरऑल जो है वो इकॉनमी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि एससीओ आपको जो है वो इकॉनमी बेस्ड नहीं बल्कि एक रीजनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पाकिस्तान जैसी वीक इकॉनमी भी है, और इसके अंदर चाइना जैसी एक डेवलपिंग इकॉनमी, एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी भी आपको नज़र आ जाती है। तो इस तरह एक ओवरऑल जो एससीओ का स्ट्रक्चर है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो आपको ओवरऑल जो है मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यूज़ है तो आप काइंडली नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक है तो मुझे आप बता दें तो आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा जो इंस्टा हैंडल है अब वो जाके जो है वो कर सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से है। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।